एमसीक्यू सीरीज में हम लोग चैप्टर नंबर 30 पे पहुंच गए हैं और इस 30 नंबर चैप्टर में हम लोग आज देखने वाले हैं प्रांतीय चुनाव 1937 एवं मंत्रिमंडल का गठन। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो रहा आपके सामने ये रहा। ब्रिटिश भारत में 1937 के प्रांतीय विधानमंडल के चुनावों में, ठीक है, लगभग 10 से 12% जनसंख्या को ही मत देने का अधिकार था। अछूतों को मत देने का अधिकार नहीं था। 11 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से विजयी हुई। ठीक है। मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों में से 80% से अधिक सीटों पर मुस्लिम लीग विजयी होती है। ठीक है। बताना नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला और तो एक दूसरा। और तीन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। पहला क्या था, लगभग 10 से 12%, ठीक है, जनसंख्या को मत देने का अधिकार था। ये ठीक है। अछूतों को मत देने का अधिकार नहीं था, ये गलत है। 11 में से 5 प्रांतों में क्या होता है, कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत से विजयी होती है, बिल्कुल ठीक है। और चौथा नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, मुसलमानों के लिए, मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों में से 80% से अधिक सीटों पर मुस्लिम लीग विजय प्राप्त हुई थी, ये आपका गलत है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखेंगे कौन कौन सा प्रश्न सही है इसमें। तो एक और तीन ऑप्शन सही है। अब इसका जरा हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है। देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव किए गए। ब्रिटिश भारत की केवल 10 से 12% जनता को ही मत देने का अधिकार था। कांग्रेस को 716 सीटों पे विजय प्राप्त हुई। अगर मान लीजिए सीट अगर कुछ देगा तो कितने सीटों पे, 716 सीटें पे, मतलब कांग्रेस को क्या होता है, विजयी प्राप्त होता है, ध्यान में रखेंगे। और 11 में से 5 प्रांत, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 11 में से 5 प्रांत जिसमें मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिलती है कांग्रेस को। कहाँ कहाँ पे स्पष्ट बहुमत मिलती है, मद्रास में, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रांत में और संयुक्त प्रांत में, ठीक है, स्पष्ट बहुमत मिलती है। जबकि बंबई में कांग्रेस को लगभग, ठीक है, पूर्ण बहुमत मिलता है। ठीक है। इसमें 175 में से 86 सीट मतलब कांग्रेस को यहाँ पे क्या हुए, प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे मिल गया, ध्यान रखेंगे, 5 और 1, 6। ठीक है, ध्यान में 5 में से 6 में उनको एक तरह से बहुमत मिला। ठीक है। मुस्लिम लीग मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि के होने का अपना दावा सिद्ध करने में असफल हो गई। ठीक है। पचमत्तर सीमा प्रांत में उसे एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। पंजाब में 84 आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में से केवल 2, सिंध में 33 में से केवल 3 सीटें ही जीत पाई। इस तरीके से मुस्लिम लीग को बहुत ही ज्यादा मतलब असफलता हाथ लगी और उसको ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। 1937 में कुल 7 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। ठीक है, 6 में तो इनको बहुमत मिला और 7 प्रांतों में इन्होंने क्या किया, अपनी सरकार बना ली। आगे चल के 75 प्रांत में भी कांग्रेस ने मिली जुली सरकार का गठन किया। इस प्रकार 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। 6 में इनको बहुमत मिल जाता है। ठीक है, हर 8 प्रांतों में आप इसने क्या किया, सरकार बनाया। ठीक है, शुरुआती दौर में 7 प्रांतों में, आगे चल के, ठीक है, 75 प्रांत में भी इन्होंने क्या किया, अपनी सरकार बनाई। अब मुस्लिम लीग की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। पंजाब में 84 आरक्षित क्षेत्र थे जिसमें से केवल 2 में ही उसकी मतलब, ठीक है, लोग जीत पाए, उनके कैंडिडेट जीत पाए मुस्लिम लीग के। सिंध के 33 में से कितने, मात्र 3, मतलब इतनी ज्यादा उसकी स्थिति खराब थी। अब यहाँ पे देखोगे 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार कब बनी, तो 1937 में। ठीक है, 11 में से 7 में बन जाती है। ठीक है। और आगे चल के 8वां भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है। 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में बहुमत हासिल कर लिया। निम्नलिखित में से एक में उसका बहुमत कुछ मतों से कम रह गया, तो कौन था, तो ध्यान रखेंगे, बंबई में उसका कुछ मतों से कम रह गया, मतलब आसपास पहुंच गया था, लेकिन कुछ मतों से बंबई में अपना बहुमत हासिल नहीं कर पाया था। ठीक है, ध्यान रखें, कितने सीट मिले थे बंबई में, बंबई में उसको सीट मिले थे 175 में से 86 मिले थे। फिर ये बहुमत कैसे, 175 का आधा कितना होगा, हम्म 175 का आधा कितना होगा, नहीं पता है, 176, मान लीजिए 176 87। सीट। हाँ ठीक है, 87 चाहिए। ठीक है। और कितना मिला उसको, 86 हुआ, मतलब एक सीट अगर आगे आ जाता ना तो यहाँ पर भी उसको बहुमत मिल जाती। ठीक है, मतलब 86 ठीक है यार, 86 का दुगुना कितना होगा। ठीक है, ठीक है, एक तरह से बहुमत उसको मिल ही जा रहा है ना, 176 होगा। 175 में से 86 सीट लाकर अप्रोक्स बहुमत के आसपास तो ये पहुंच चुकी थी। लेकिन 5 में उसको क्लिंच विक्ट्री मिली थी। ठीक है, 5 जगह पे उनको क्या मिली थी, क्लिंच विक्ट्री मिली थी। और एक जगह पे थोड़ा सा चूक गया, मुंबई में। ठीक है, बम्बे में कह लीजिए, मुंबई तो था नहीं। कांग्रेस ने 1937 के चुनावों में भाग लेकर कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया,
तो 5 में उसको पूर्ण बहुमत मिलता है, एक जगह थोड़ा सा चूक गया। हालांकि कितने प्रांतों में उसने सरकार बना ली, तो 8 प्रांतों में सरकार बना ली। वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना, तो ध्यान में रखेंगे। तो इसमें सारा ही ऑप्शन सस्पिशियस लिया है, ठीक है। 7 प्रांतों में उसने सरकार बनाई थी, बाद में 8वां प्रांत में बनाया था, ऐसा कुछ ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। जनवरी एवं फरवरी 1937 के प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने निम्नलिखित को छोड़कर सभी प्रांतों में बहुमत प्राप्त कर लिया। तो कहां कहां पे उसको बहुमत नहीं मिला, ठीक है। तो बंगाल में बहुमत नहीं मिला, असम में बहुमत नहीं मिला, पंजाब में बहुमत नहीं मिला और सिंध में बहुमत नहीं मिला। इन जगह पर उसकी सरकार नहीं बन पाई थी। बाकी लगभग सभी जगह पे उसने सरकार बना लिया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी सभी जगह पे क्या थे, उसकी सरकार बन गई थी। वर्ष 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस ने, ठीक है, 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, ठीक है। मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। इसको नाम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत को यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, जो कि उत्तर प्रदेश हो गया। मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश वाला हिस्सा जो है सो, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे इन्हें पूर्ण बहुमत 75 सीमा प्रांत, ठीक है, सिंधु, असम, बंगाल और पंजाब में नहीं मिला, किंतु बाद में 75 सीमा प्रांत में एवं असम में भी कांग्रेस की सरकार बन गई। और साथ में बॉम्बे में भी कांग्रेस की सरकार मतलब क्या होती है, बन जाती है, ठीक है। बंगाल में किसकी सरकार बनी थी, तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी। किसकी सरकार बनी थी बंगाल में, तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी। और मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार तथा, तो 2 पार्टी की सरकार बनी थी बंगाल में गठबंधन की, एक कृषक प्रजा पार्टी थी और साथ में मुस्लिम लीग, संयुक्त सरकार बना था। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनाई थी, ठीक है। पंजाब में किसने सरकार बनाई थी, तो यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई थी। सिकंदर हयात खान की पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी, और एक और भी नेता था मास्टर छोटू राम, ठीक है। तो उसने मिलकर मतलब क्या की थी, पंजाब में सरकार बनाई थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलते आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए, उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो पंजाब में नहीं बना था और बंगाल में नहीं बना था, ठीक है। कहाँ कहाँ पे नहीं बना था देवी और सजनों, ठीक है। तो बंगाल और पंजाब में सरकार नहीं बनी थी। और यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको, तो इसको अच्छा से कर लीजिए। हो सकता है एक क्वेश्चन आज की क्लास से ही आपको एग्जाम में दिख जाए। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, फिर वही क्वेश्चन। तो कहाँ कहाँ पे सरकार नहीं बनाई थी, तो आपको देखेंगे यहाँ पे बंगाल में सरकार नहीं बनाई थी। बंगाल में किसकी प्रकार सरकार बनी थी, तो कृषक प्रजा पार्टी और साथ में मुस्लिम लीग, ठीक नहीं, मुस्लिम लीग की कृषक प्रजा पार्टी और साथ में लीग की सरकार बनी थी, ठीक है। पंजाब में किसकी सरकार बनी थी, तो यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार पंजाब में बनी थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। फरवरी 1937 के चुनावों के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है। इसे बंगाल में बहुमत मिला, तो नहीं मिला बंगाल में बहुमत, ठीक है, ध्यान में रखना। निम्न में से किस एक संदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था, तो पंजाब में 1935 के अंतर्गत जो चुनाव जो हुए थे उसमें मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था, क्योंकि पंजाब में किसकी सरकार बनी थी, तो पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, ठीक है। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते आगे के प्रश्न देखेंगे। वो कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, तो पूर्ण बहुमत कहां पे नहीं प्राप्त हुआ, तो ध्यान में रखेंगे असम में और बम्बई में इनको पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त। असम में कितने सीट से, तो मात्र एक सीट से चूक गए थे, ठीक है। हाँ, ध्यान में रखेंगे। तो बम्बई में ना चूक गए थे एक सीट से। हाँ, तो हमने क्या बोला, असम बोल दिया क्या, मैंने भी तो बम्बई बोला ना। अच्छा, बम्बई में एक सीट से चूक गए थे, ठीक है। 1937 के मध्य भारत और बरार में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पे पहला मुख्यमंत्री कौन बना, ठीक है। तो मध्य भारत और बरार, ठीक है, वहां पे पहले मुख्यमंत्री एनवी खरे बने थे। कौन बने थे, एनवी खरे बने थे, ठीक है। वर्ष 1937 के आम चुनाव में कुल 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। इनमें मध्य भारत के मुख्यमंत्री के रूप में एनवी खरे को नियुक्त किया गया था, ठीक है। किंतु बाद में रविशंकर शुक्ल को मध्य भारत में बरार के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। पहले एनवी खरे और बाद में कौन हो जाएंगे, रविशंकर शुक्ल, ठीक है।
इसी तरह बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ठीक है, हालांकि श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था, कुछ दिन मोहम्मद यूनिस की भी सरकार रही थी। ठीक है, 1937 के चुनाव में यूपी में गठित मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत तथा रफी अहमद किदवई ने वित्त विभाग सौंपा गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रखेंगे, तो किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि मोहम्मद यूनिस का ऑप्शन इसलिए नहीं दिया कि श्री कृष्ण ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था, तो मोहम्मद यूनिस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण किया। हालांकि मोहम्मद यूनिस के पास बहुमत नहीं थी, बहुमत नहीं थी। ठीक है, इसीलिए जब श्री कृष्ण बोलते थे ठीक है अब हम सरकार बनाएंगे, तो मोहम्मद यूनिस की सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। और मोहम्मद यूनिस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री जो होते थे प्रांत के, उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। अब देखेंगे आगे के प्रश्न। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल का वित्त विभाग किसे सौंपा गया? तो रफी अहमद किदवई जी को वित्त विभाग सौंपा गया था। ठीक है, 1937 सन 1937 में जब भारत में लोकप्रिय सरकारें बनी, तो किसान आंदोलन को उनसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो सिंपल प्रश्न, क्यों नहीं मिला? क्योंकि ठीक है, सरकारों को तब प्रांतों में सत्ता मिली तो उन्हें कई व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, मतलब किसान तब भी परेशान थे ब्रिटिश रूल में भी, जब प्रांतों में भारतीय की सरकार बनी तो भी किसान काफी अधिक परेशान ही रहे थे। ठीक है, 1937 ईस्वी की सरकारों को ब्रिटिश नीतियों के अंतर्गत कार्य करना पड़ा था, अतः कुछ निश्चित शक्तियां ही प्राप्त थी। जैसे इनको बजट पे वोट देने का अधिकार नहीं था। जुलाई 1937 में गठित कांग्रेस की प्रांतों में सरकार मात्र 28 माह तक चल पाई। कितने दिनों तक चल पाई सरकार? तो 1937 में जो प्रांतों में सरकार बनी थी वो 28 माह तक चली, और उन्होंने मतलब 1939 में जाते जाते इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, 28 माह तक सरकार चली। द्वितीय विश्व में भारतीयों की बिना सहमति के कारण युद्ध में शामिल करने के कारण कांग्रेस सरकार ने मतलब क्या दिया? इस्तीफा दे दिया। दो दो तो कारण था, एक युद्धबंदी की रिहाई का भी कारण था, और साथ में अगर कारण देंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीय की सहमति से जब भारतीय सेना को जब शामिल किया गया, तो यहाँ पे सरकारों ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, 1937 के प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला? तो 28 महीनों तक कांग्रेस का शासन चला। कितने महीने तक चला? तो 28 महीनों तक कांग्रेस का शासन क्या हुआ? चला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पहला टॉपिक जो आज का समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे टॉपिक नंबर, ठीक है, 31। ठीक है, हम लोग 31 अध्याय में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। और हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के, इसमें चैप्टर का नाम क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध एवं प्रमुख घटना, कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा। अब कांग्रेस मंत्रिमंडल क्या दे देगी? इस्तीफा दे देगी। पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ए आर आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या लिया? ए। देखिए, 1 सितंबर 1939 को क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, और 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध, ठीक है, युद्ध की घोषणा कर दी। उसी दिन वायसराय नीतिकों ने भारतीय जनता से परामर्श किए बिना ही भारत को युद्ध का एक पक्ष और जर्मनी के विरुद्ध युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। ठीक है, बिना जनता से पूछे हुए से भारत भी मतलब क्या है? युद्ध में शामिल है। किसके विरुद्ध? जर्मनी के विरुद्ध। इसके तुरंत बाद ही ब्रिटिश संसद तथा भारतीय विधानसभा के माध्यम से आपातकालीन कानून लागू किए गए। इससे प्रांतीय सरकारों को स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाया गया, और जनता के नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, मतलब युद्ध यूरोप में हो रहा है, लेकिन उसका असर कहाँ पे दिख रहा है? तो उसका असर आपको भारत में। ठीक है, कांग्रेस युद्ध के समय अपना सहयोग और समर्थन देने की विरोधी नहीं थी, लेकिन इसके बदले में उसकी मांग थी कि भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, और युद्ध के दौरान केंद्र में जनता का वास्तविक प्रतिनिधि सरकार स्थापित की जानी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस ये चाहती थी कि भारत के लिए युद्ध और शांति के मामले का निर्णय भारतीय जनता द्वारा ही किया जाना चाहिए, किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के इस विचार से असहमत होने के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सभी प्रांतों से मतलब क्या किया? तो त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे चलेंगे और कौन सा प्रश्न है, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी सही स्पष्टीकरण को ही आपको ढूंढना है। क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान 1939 में सभी प्रांतों में कार्यरत कांग्रेसी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। ये तो ठीक है। कांग्रेस ने फिर से चुनाव कराना चाहती थी, क्योंकि जिन्ना के दौरा सिद्धांत के अभियान के कारण निराश थी।
तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, पहला वाला सही है, दूसरा कथन की बात करेंगे, सॉरी पहला सही है और दूसरा कथन की बात करेंगे गलत है, क्योंकि इस्तीफा देने का कारण ये नहीं था। इस्तीफा देने का प्रमुख कारण क्या था? युद्ध में बिना भारतीयों की सहमति से भारतीयों को जर्मनी के खिलाफ उतारा गया, तो भारतीय के द्वारा बनाई गई सरकार, प्रांतीय सरकार ने क्या किया? तो इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, भूलेंगे नहीं। अब चलते आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है, द्वितीय विश्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेज को सहयोग प्रदान किया, तो गलत है। ठीक है, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, दोनों को दोनों कथन की बात करेंगे, असत्य है, किसी भी प्रकार की ऐसी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला इसमें अगर बना सकते हो आप लोग, तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सहयोग दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में कांग्रेस ने भी सहयोग दिया था, भारत के प्रमुख नेताओं ने भी सहयोग दिया था, क्योंकि उनको पता था तो यहाँ पे सहयोग देने का, और हो सकता है इनको डोमिनियन स्टेटस का, अधिराज्य का दर्जा दे दिया जाए, वो भी पूर्ण स्वराज नहीं, अधिराज्य की दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। ठीक है, कांग्रेस में वामपंथ के उदय में मंत्रिमंडल के कार्य कर सकना असंभव हो गया था। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। ठीक है, सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, 7 प्रांत से ही दे पाए, क्योंकि 11 में से 7 प्रांत में ही मतलब इनकी सरकार बनी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण ऑप्शन है। डी में दिया हुआ सर, ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है। क्या है? अच्छा, गलत है सारे के सारे, अन्य 4 प्रांतों। अच्छा, ये तो सारे के सारे गलत है, सॉरी। मतलब हमको लगा सर मतलब 11 प्रांतों में से ना 7 से इस्तीफा दे दिया, इसलिए क्योंकि 4 में तो दे ही नहीं सकता था, सरकार ही नहीं बनी थी। ठीक है, ये तो गलत है। ठीक है, ठीक है, सारे के सारे कथन की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट इनकरेक्ट। ठीक है, मतलब सारे के सारे गलत है, इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है, क्या? इस्तीफा देने का रीजन था। इस्तीफा देने का रीजन था भाई साहब, 2 रीजन था। एक रीजन था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को बिना मतलब पूछे हुए शामिल किया जाना भारतीय सैनिकों का, और दूसरा था राजनीतिक कैदियों को रिहा न किया जाना। ठीक है, दोनों रीजन की वजह से। किसके आह्वान पर मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया गया? तो मुस्लिम मुक्ति दिवस किसके आह्वान पर मनाया गया? तो ध्यान रखें क्या हो जाएगा? तो जिन्ना। ठीक है, जब यहाँ पे कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया तो मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मोहम्मद अली के जिन्ना के नेतृत्व में मुक्ति दिवस कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र दिए जाने के उपलक्ष्य में मनाया गया। कांग्रेस द्वारा प्रांतीय एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के त्यागपत्र का निर्णय वायसराय द्वारा भारतीयों से बिना पूछे द्वितीय विश्व में भारत को शामिल करने के कारण लिया गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो कब मनाया था? तो ध्यान रखेंगे, जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, अब आते आगे देखेंगे, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 1939 में मनाया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति? तो ध्यान रखें क्या नीति थी, तो इसको आपको ध्यान में रखना। पहला नंबर ऑप्शन क्या है? सहयोग। मैं कॉल ले रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 में राष्ट्रीय कांग्रेस की सहानुभूति उनके साथ, ठीक है ध्यान रखें, अंग्रेज एवं मित्र राष्ट्र के साथ थी। मतलब हमने कहा से देखिए, हमारी सहानुभूति आपके साथ है, ब्रिटेन के साथ है, क्योंकि ब्रिटेन जो है हिटलर और जर्मनी के नाजीवादी नीति के खिलाफ मतलब लड़ रही है, फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष कर रही है, नाजीवाद के संघर्ष के खिलाफ कर रही है। हमारी नीति फांसीवादी और नाजीवादी के खिलाफ है, लेकिन हम खुद ही अभी स्वतंत्र नहीं है। तो बिना एक स्वतंत्र राष्ट्र का मदद कैसे कर सकता है? पहले तो आपको हमको स्वतंत्रता देनी चाहिए, उसके बाद हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन ब्रिटेन जो था स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं था, तो गांधी जी ने एक नारा दिया था, न तो एक पाई देंगे न तो एक भाई देंगे। ठीक है, लिलितको को साफ मना कर दिया था, हम जो है इस इशू से अलग है। हालांकि हमारी सहानुभूति आपके साथ है, क्योंकि
फुल फ्लैज एक युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए। ठीक है, मतलब पूरे स्पीड के साथ, पूरे ताकत के साथ एक आंदोलन करना चाहिए। ऐसे नेताओं में बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वो फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष में ब्रिटेन एवं उनके सहायक अन्य जनतांत्रिक शक्तियों के सहयोग करना चाहती थी। इसलिए कांग्रेस ने ये मांग रखी थी कि युद्ध में भाग लेने से पहले या तो भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाए या प्रभावी सत्ता भारतीयों के हाथों में क्या की जाए, सौंप दी जाए। अब यहाँ पे देखते हैं और कौन सा प्रश्न है। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आज से निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का मानना था कि द्वितीय विश्व में भागीदारी से आज से निम्नलिखित में किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा, तो अहिंसा का सिद्धांत का क्या होगा, उल्लंघन होगा। सत्य व अहिंसा महात्मा गांधी के दो युगल सिद्धांत थे। उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत का पालन के क्रम में चौरा चौरी कांड के उपरांत अनेक आलोचनाओं के विरुद्ध ठीक असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। विभिन्न आंदोलन को गांधी जी द्वारा अहिंसक तरीके से नेतृत्व किया गया था तथा कभी उनके द्वारा हिंसा का समर्थन नहीं किया गया था। अब बोलोगे सर 1942 में हिंसा हुई थी, तो 1942 में युद्ध के 1942 आंदोलन के तथा गांधी जी नहीं थे। गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत भले ही की थी, लेकिन गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए 1900 भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो लीडरलेस था। क्या था, कोई भी नेता नहीं था, लीडरलेस था। ठीक है, ध्यान रखें, द्वितीय महायुद्ध में भागीदारी उनके अहिंसा जैसे आधारभूत सिद्धांत का उल्लंघन होता था, जिसकी पुष्टि द्वितीय महायुद्ध में असंख्य लोगों को मारे जाने तथा हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु हमले जैसी घटनाओं से भी होती है। तो उन्होंने बोला था भाई साहब द्वितीय विश्व युद्ध में तो हिंसा हो रहा गजब का, इसलिए हिंसा के सिद्धांत को भी देखते हुए हम जो है युद्ध से मतलब क्या रखेंगे, दूरी बना के रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं देसी रियासत का आंदोलन। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहले और भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी, तो नागपुर सेशन था 1920 में। ठीक है, 1920 के, लेकिन नागपुर सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देसी रियासत में जनता जो थी एक तरह की मतलब कुल बुला रही थी। मतलब उनका मन था सिर्फ भारत के साथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर रहे, लेकिन उनके ऊपर राजा का भी दबाव था, सिर्फ तुम एकदम निष्क्रिय भूमिका में रहो। तो ऐसे कंडीशन में कांग्रेस और मतलब नेहरू जी के द्वारा कहा गया कि भाई साहब तुम जनता को तुम फ्री छोड़ दो, तो जो जनता के ऊपर ज्यादा तुम प्रेशर बनाओगे तो ये जनता क्या करेगी, विद्रोह कर देगी, आपको अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जनता को फ्री छोड़ दो, जनता को निर्णय लेने दो, जनता क्या करना चाहती है। और देसी रियासत के जो राज्य जो थे वहां के जनता से भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये सबसे पहले नागपुर अधिवेशन में हुआ था। 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषित की। कांग्रेस ने 1927 के मद्रास अधिवेशन में रियासतों में उत्तरदायी सरकार की मांग का प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हुआ। ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 1927 के मद्रास अधिवेशन रियासतों में उत्तरदायी सरकार की मांग का प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ। इसमें रियासत की बात करेंगे तो यहाँ पे कैसी सरकार चाहिए, तो उत्तरदायी सरकार चाहिए। ठीक है, और उत्तरदायी सरकार तब आएगी जब वहां पे क्या आएगा, डेमोक्रेसी आएगा। ठीक है, त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन के 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्योंकि पहले ही कुछ समूह राजपद और उनके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ मतलब क्या हो रहे थे, लड़ रहे थे। ठीक है, तो त्रिपुरा की देसी रियासत की बात करेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई थी, तो इसका रीजन ये था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में इसलिए शामिल हुई क्योंकि पहले से त्रिपुरा के कुछ समूह राजपद एवं उनके रक्षक ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। त्रिपुरा की देसी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार का विरोध एक अवसर के रूप में क्या था, देखा गया था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेप का शपथ अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित किया गया, चैम्बर ऑफ प्रिंसेप का। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर 1921 होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, 1921 होगा। ठीक है, 1876 में लॉर्ड लिटन ने सुझाव दिया। 1876 में दिल्ली दरबार भी आई थी। ठीक है, 1876 में 76 था कि 77 था दिल्ली दरबार, पहला दिल्ली दरबार 77 था। 77 हुआ। 77, 1903, Yes, sir. 1911। 1911। ठीक है, तो 1876 में लॉर्ड लिटन ने सुझाव दिया था कि भारतीय राजाओं की एक अंतः परिषद गठित की जाए। आगे चलकर चेम्सफोर्ड सुधार में लिटन के उक्त सुझावों की मान्यता मिली। लॉर्ड लिटन के सुझावों का क्रियान्वयन नरेश मंडल, ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस क्या थे, वो रियासत वगैरह थे ना, देसी रियासत, उनका एक सभा था अपना। ठीक है, जिसको बोलते थे नरेश मंडल बोलते थे, मतलब राजाओं का मंडल।
इसकी 1876 में किसने सुझाव दिया था? लिटन ने। लेकिन ये सुझाव बनी किसके समय था? चेम्सफोर्ड के समय में। तो 1921 में, ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया था, जो कि किसकी सभा थी? रियासत के राजाओं की सभा थी। फरवरी 1921 में नरेश मंडल का विधिवत उद्घाटन किया गया। आगे चलकर 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कांग्रेस का गठन किया गया। 1939 में इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। ठीक है, ये नरेश मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो बनी थी 1921 में, ये अपने हितों के बारे में बात करती थी, इनकी नीति क्या रहनी चाहिए। इसमें सारे देशी रियासत वगैरह सबके राजा जो थे इनके सदस्य थे। ये अपने लिए हित देखती थी, हमारी नीति क्या होनी चाहिए भारत में, कांग्रेस के प्रति हमारा क्या सुझाव होना चाहिए। ये सारे निर्णय को ये लोग लेते थे, और सारा रियासत जो था इनके निर्णयों के आधार पर ही चलती थी। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कांग्रेस का गठन कब किया गया? 1927 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजा मंडल मतलब ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो कौन बने थे, तो क्या बताएंगे? तो इनका कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे बने थे। ठीक है, 1927 में बटलर कमेटी बनी थी। तो बटलर कमेटी जो था भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच में संबंध को सुधारने के लिए बटलर समिति बनी थी 1927 में। ठीक है, क्योंकि आगे चल के 1935 में एक प्रावधान आया था जिसका अखिल भारतीय संघ क्या बनाना था? अखिल भारतीय संघ। कभी बन नहीं पाया अखिल भारतीय संघ, क्योंकि अखिल भारतीय संघ तभी बन पाता कि ब्रिटिश के द्वारा रूल किए जाने वाले जो प्रांत वगैरह थे, अब भारतीय रियासत इसमें शामिल होते तो अखिल भारतीय संघ बनता। लेकिन देशी रियासत ने इसमें शामिल होने से क्या किया? इनकार कर दिया, इसलिए अखिल भारतीय संघ नहीं बना। 1927 में बटलर समिति बनाई गई थी, जिसमें देशी रियासत और सरकार के बीच में संबंध को अच्छा करना था। बटलर समिति 1927 में बटलर समिति का उद्देश्य सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंधों में सुधार लाना था। इस समिति का गठन लॉर्ड इरविन के काल में हुआ। भारत राज्य समिति का गठन 1928 में सर हरकोट बटलर के नेतृत्व में हुआ, जिसने अपनी रिपोर्ट 1929 में क्या की? तो प्रस्तुत की। भारतीय राज्य समिति 1928 किसके अधीन हुआ था ये गठन? तो ध्यान रखेंगे, सर हरकोट बटलर। ठीक है, अब चलते आगे। भारतीय स्वतंत्रता में राजवारों की स्वतंत्रता की समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो हरिपुरा में। कहां पे? हरिपुरा में। ठीक है, वर्ष 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन एक गांव में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नियोजन समिति का भी गठन किया गया था। ठीक है, तो 1938 का जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की बात करेंगे, गांव में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नियोजन समिति, प्लानिंग कमेटी का भी गठन किया गया था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसी अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता में राजवारों को शामिल करने का भी प्रस्तुत किया गया था। तो भाई साहब, भारत की स्वतंत्रता में आप राजवारों को भी मतलब क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए। लेकिन हालांकि पहला कोशिश 1920 में किया गया था, और 1927 में राजवारों के प्रति नीति क्या होनी चाहिए इसकी स्पष्ट घोषणा की गई थी। ठीक है, 1938 में मतलब ये कहा गया कि भाई साहब, राजवाड़ा का जो शासक है वो भारतीय जनता को, ठीक है, आंदोलन में शामिल होने से रोक नहीं सकती है। ठीक है, 1938 में सारी चीजें चल रही होती है, तो 1939 में फिर से सुभाष चंद्र बोस जी क्या होते हैं? त्रिपुरी में मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते रहते थे सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने, इसलिए गांधी जी अपने, ठीक है, अपने एक उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को उतारते, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया भारी मतों से पराजित होते। ठीक है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे 1939 में त्रिपुरी पड़ता है जबलपुर के पास। कहाँ पे? जबलपुर के पास आपको त्रिपुरी दिखेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, हाथी पे चढ़कर यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी त्रिपुरी पहुंचे थे। जबलपुर के तिलवारा घाट के पास स्थित त्रिपुरी में वर्ष 1939 में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1939 में गांधी जी के द्वारा समर्पित पट्टाभी सीतारामैया पराजित कर दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न गांधी जी से मतभेद हो जाने के कारण त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी का कहना था पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। ठीक है, एक होती थी CWC, कांग्रेस तो ठीक ही, कांग्रेस तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मुख्य निर्णय लेती थी, कोई भी निर्णय लेना पड़ता था CWC लेनी पड़ती, जिसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहते थे। इसमें 15 सदस्य होता था, कांग्रेस के अंदर ही समिति थी। इसका गठन किस प्रकार से होगा, इसका निर्णय कांग्रेस के प्रमुख लोग लेते थे, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल थी। और किसी भी प्रश्न के मुद्दा CWC में जाती थी, और इसी से पास होता था कोई काम करना है कि नहीं करना, अपने मनमानी ढंग से नहीं होता था। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के गठन के समय में विवाद हो जाता है, और फिर इनको इस्तीफा देना पड़ता है। जब ये इस्तीफा दे देते हैं तो राजेंद्र बाबू को क्या किया जाता है? अध्यक्ष चुना जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया?
तो क्या बताएंगे? त्रिपुरी सेशन। त्रिपुरी ठीक है। अधिवेशन। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया? तो क्या बताएंगे? त्रिपुरी में। ठीक है, अधिवेशन। कहाँ पे? त्रिपुरी में। अब चलते हैं हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने? तो ध्यान में रखें, किनको हराकर बने? तो पट्टाभी सीतारामैया। सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कहाँ पे बने? तो त्रिपुरी 1939 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ये त्रिपुरी कहाँ पे पड़ता है? तो मध्य प्रदेश, जबलपुर में। ठीक है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस दक्षिणी पश्चिमी समझ झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? तो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के गठन पे हो जाता है। ठीक है, दक्षिण पंथी का समझ, दक्षिण पंथी जो थे मतलब सुभाष चंद्र बोस दक्षिण पंथी। ठीक है, एक दक्षिण पंथी जो थे उनके समझ क्या झगड़ा हो जाता है, मतलब गांधी जी के जो मानने वाले लोग थे उनको दक्षिण पंथी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पद देके कौन सा पार्टी का अध्यक्ष बना था? ठीक है, तो ध्यान, कौन पार्टी के अध्यक्ष में? राजेंद्र बाबू पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अप्रैल 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से दबाव के कारण इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह नया कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। यह घटनाक्रम त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले अध्यक्ष बनने का ऑफर किनको आया था इनकी इस्तीफा देने के बाद? तो सुभाष चंद्र बोस जी को आया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने सीधे मना कर दिया, बोला भाई साहब हम तो अभी 36 में थे, 36 में तो हम से ही, ठीक है, तो फिर हम क्यों बने? तो उन्होंने बनने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो उनके बाद ऑफर दिया गया अबुल कलाम आजाद जी को। ठीक है, तो आजाद जी जो आते थे कलकत्ता से आते थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी से मतभेद लेना वो नहीं चाहते थे क्योंकि वो भी कलकत्ता से, वो भी कलकत्ता, उन्होंने इनकार कर दिया। तो बाद में राजेंद्र बाबू का मतलब अध्यक्ष के तौर पर मतलब चुना गया था। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ध्यान रखेंगे राजेंद्र प्रसाद जी को। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1939 के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? ठीक है, तो शरद चंद्र बोस ने पढ़ा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 1939 में त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक है, निम्नलिखित में किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? शरद चंद्र बोस। वर्ष 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने तथा गांधी जी के पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को परास्त करके दूसरी बार अध्यक्ष चुन लिए गए। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1939 के त्रिपुरी के कांग्रेस अधिवेशन में शरद चंद्र बोस ने, ठीक है, अध्यक्षीय उद्बोधन को अंग्रेजी का अनुवाद पढ़ा था, तो हिंदी अनुवाद को आचार्य नरेंद्र देव ने पढ़ा था। ठीक है, अंग्रेजी में किसने पढ़ा था? शरद चंद्र बोस। और हिंदी में किसने पढ़ा था? तो आचार्य नरेंद्र देव साहब ने पढ़ा था। ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है, आगे अगस्त प्रस्ताव में व्यक्तिगत सत्याग्रह, कितने क्वेश्चन है इसमें? थोड़ा सा ही करवा देता हूँ। ठीक है, टॉपिक सब समाप्त हो जाएगा जल्दी जल्दी। 8 अगस्त 1940 को डोमिनियन हेरिटेज का वादा करने के लिए अगस्त प्रस्ताव किसने दिया? तो अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे तो लिनलिथगो का था। ठीक है, लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव भेजा था 8 अगस्त 1940 को। फिर डोमिनियन स्टेटस का वादा करते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधान थे: भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्माती संस्था का गठन करना, वर्तमान में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, एक युद्ध सलाहकार परिषद भी गठित की जाएगी, भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध भारत की कोई शक्तिशाली और प्रभावशाली कार्य कर रहा हो। ठीक है, उल्लेखनीय है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अलग अलग कारणों से इस प्रस्ताव को मतलब क्या था, ठुकरा दिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे की बात करेंगे तो प्रथम सत्याग्रही थे। ठीक है, दूसरे सत्याग्रही की बात करेंगे तो कौन थे दूसरे सत्याग्रही? नेहरू साहब थे दूसरे सत्याग्रही। और तीसरे सत्याग्रही की बात करेंगे तो ब्रह्मदत्त की बात करेंगे तो तीसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, तो ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही, नेहरू दूसरे सत्याग्रही और विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे ने प्रथम तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त, जो कि पूछा था 68वीं बीपीएससी में।
ठीक है, आगे चलते हैं। व्यक्ति के सत्याग्रह में विनोबा भावे के प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था? तो दूसरा की बात करेंगे तो नेहरू साहब थे। ठीक है, अगर पूछेगा क्यों चुना गया था, इनको क्यों चुना गया, तो गांधी जी का इन्होंने खूब सेवा सत्कार की थी। ठीक है, इसीलिए इनको चुन लिया गया था। ठीक है, इसमें कितने प्रश्न है? इसको भी समाप्त कर देता हूँ, एक टॉपिक और। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं, इसको समाप्त कर देते हैं, लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। भारत के मुसलमानों, ठीक है, भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम था मोहम्मद इकबाल। ठीक है, जिसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन इस व्यक्ति बाद में नशा कर लेता है और अलग पाकिस्तान की मांग करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति की बात मोहम्मद इकबाल थे। मोहम्मद। इन्हें पृथक मुस्लिम राज्य के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने इलाहाबाद के अधिवेशन में पृथक राज्य की मांग की थी। इनकलाब के नारे सारे जहां से इनकलाब के नारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के गीत की रचना की थी। मुसलमानों के लिए एक पृथक स्वदेश जिसे पाकिस्तान कहा जाए, यह विचार कैम्ब्रिज के एक अनुशासनक विद्यार्थी के रहमत अली ने दिया था। तो पाकिस्तान शब्द का जनक की बात करेंगे तो कैम्ब्रिज का एक स्टूडेंट हुआ करता था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली की बाद में पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन इसकी बाद में दुर्गति हो जाती है। ठीक है, पहले तो पाकिस्तान में गया, तो पाकिस्तान में गया तो इसके अनुरूप पाकिस्तान में नहीं बना था, तो पाकिस्तान की वहां पे निंदा करी, फिर वहां से लोगों ने चौधरी रहमत अली को मार के निकाल दिया। ठीक है, फिर पाकिस्तान में कभी फिर ये लंदन में चले गए, लंदन में इनकी बाद में मृत्यु हो गई। ठीक है, तो लंदन में मृत्यु हो गई तो भाई साहब कर्म क्रिया होगा, उसमें पैसा तो खर्चा होगा ना। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रशासन ने पाकिस्तान सरकार को एक लेटर लिखा से आपके जो पाकिस्तान शब्द के जो जन्मदाता जो थे, पाकिस्तान शब्द जो दिया था अपने राष्ट्र का जो जन्मदाता थे, उनका यहाँ पे देहांत हो गया, उनके कर्म क्रिया में इतना पैसा खर्च हुआ, भेजवा दिए। ठीक है, पाकिस्तान की सरकार ने चौधरी रहमत अली को पहचानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये इस व्यक्ति का इतनी दुर्गति हुई थी। ठीक है, अब पाकिस्तान में जब इसने घुस कर वहां पर रहना कोशिश किया, तो बाद में इसकी अच्छी से मतलब इसकी कुटाई हुई है, फिर इसको भगा दिया गया था पाकिस्तान से। तो गलत काम का गलत नतीजा ही होता है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो पृथक मुस्लिम राज्य का सिद्धांत मोहम्मद इकबाल ने रखा था। ठीक है, और ऐसी ही दुर्गति एक और व्यक्ति क्या हुआ था? ठीक है, दलित के बड़े नेता थे, लेकिन बाद में जाकर मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते। नाम क्या था उसका? पीर नाम भूल क्या? अम्बेडकर। मुस्लिम लीग में अम्बेडकर कब शामिल हो गया? हाँ, वो कब शामिल हुआ मुस्लिम लीग में? मुस्लिम लीग के 9+5 जब सरकार बनती है तो 5 में वो भी शामिल थे, नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, वो भी दलित थे। ठीक है, और पाकिस्तान चले जाते हैं वहां पे, फिर पाकिस्तान से उनको भारत आना पड़ता है, नाम भूल रहा हूँ, आ जाएगा बता दूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से जोगिंदर अली क्या नाम था? जोगिंदर नाथ मंडल, क्या नाम था उसका? जोगिंदर नाथ मंडल, जोगिंदर मंडल की जोगिंद्र नाथ मंडल कुछ नाम था, वो थे। ठीक है, ये भी पाकिस्तान जाते हैं। हालांकि इनको अम्बेडकर जी के द्वारा बहुत समझाया जाता है मत जा मत जा, लेकिन ये भी पाकिस्तान चले जाते हैं। फिर इनकी भी वहां पे बहुत अधिक दुर्गति होती है, फिर पाकिस्तान से फिर भारत आता है, फिर भारत में दलित पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन कोई इनको भाव नहीं देता है, क्योंकि एक बार पाकिस्तान चले गए। तो निम्न में से किस इब्न ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? तो पाकिस्तान का विचार किसने दिया था प्रथम बार? तो मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए ध्यान में, पाकिस्तान के सच्चे जनक जिन्ना या रहीमतुल्लाह नहीं थे, वरन लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के अनुसार ये कहा गया था। चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर, ठीक है, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर, ठीक है, पेरिस फॉर एवर नामक पम्पलेट में किया था। ये कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे, तो पैम्पलेट वगैरह नहीं होता है, वो नहीं देते पर्ची बांटना, तो उसमें मतलब क्या करते, नाउ एंड नावर नाम का पैम्पलेट वगैरह इन्होंने बांटा था। ठीक है, आर वी टू लिव भी था, पेरिस फॉरगेट फॉरएवर भी था, इन पंक्ति मतलब पॉम्पलेट वगैरह के बांट कर प्रचार करते थे। ठीक है, कैम्ब्रिज के विद्यार्थी रहमत अली और उनके मित्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे, असलम खान, शेख मोहम्मद सादिक, इनायतुल्लाह खान, इन लोगों ने मतलब शुरू किया था। पाकिस्तान शब्द का जनक की बात करेंगे, चौधरी रहमत अली, ध्यान में रखना है। नाउ और नेवर पम्पलेट किसने बांटे? तो ध्यान में रखें किसने बांटे? तो चौधरी रहमत अली। ठीक है, अब आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है। मुस्लिमों के लिए एक पृथक
मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ पर हुई थी, तो इसके लिए आप चलना पड़ेगा आपको लाहौर अधिवेशन 1940 का। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान के मांग को स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। किसने? सिकंदर हयात खान। यही सिकंदर हयात खान है जो यूनियन पार्टी के सरकार में मुस्लिम लीग का यूनियनिस्ट पार्टी के नेता यही था। ठीक है, जिसे लाहौर अधिवेशन में फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। तो मतलब सिकंदर हयात खान ने बनाया प्रारूप को, प्रस्तुत किसने किया? ठीक है, फजलुल हक ने। समर्थन किसने दिया? खलीक उजमा ने समर्थन दिया था, जो कि मुस्लिम लीग बनाने में इसकी प्रमुख भूमिका थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जिन्ना थे। जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए कहा कि एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है। ठीक है, एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है, वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। अतः पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? टू नेशन थ्योरी। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन 1940। ठीक है, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में जिन्ना के अभिव्यक्ति में कहा था कि एक राष्ट्र किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है? ठीक है, ध्यान में रखेंगे जो कहा था, तो ये लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? जिन्ना ने किया था। ठीक है, जिन्ना का स्टेटमेंट है, पाकिस्तान को मैंने और मेरे टाइपराइटर ने बनाया। जिन्ना ने क्या कहा था? पाकिस्तान को मैंने और मेरे टाइपराइटर ने बनाया है। ठीक है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ध्यान रखें किसने किया था? तो जिन्ना ने किया था। तो पाकिस्तान एक अलग देश बनना चाहिए। पाकिस्तान की रूपरेखा का तैयार किसने किया था? ध्यान, सिकंदर हयात खान ने इसको तैयार किया था। ठीक है, प्रस्तुत किसने किया? फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। समर्थन किसने दिया? तो समर्थन दिया था खलीक उजमा ने। खलीक उजमा। ठीक है, लीग ने मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पृथ्वी पर लगाने के लिए अधिकार को मानने से मना कर दिया। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के लिए अधिकार को मान कर दिया। ठीक है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन? वैसा अधिकार अकेले मुस्लिम लीग का ही था। ठीक है, बताना उपायुक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ए तो ट्रू है, लेकिन आर क्या है? गलत है। ठीक है, क्या प्रश्न बन सकता है? तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर राष्ट्रीय उद्देश्य पूर्ति में, ठीक है, शामिल करने को मुस्लिम लीग के अस्वीकार कर दिया। वस्तुतः लीग कांग्रेस को स्वर्ण हिंदुओं की संस्था मानती थी, जबकि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संस्था थी जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था। मुस्लिम लीग अपने को मुसलमानों का वास्तविक प्रतिनिधि मानती थी, लेकिन उनका दावा सत्य से दूर एवं अतार्किक था, क्योंकि लीग का 1937 के चुनावों में प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा निराशाजनक था। 33 में से तुम ला रहे हो 3 गो सीट, और लीग मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी सरकार बनाने में असफल हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं? वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। 1940 में उन्होंने मुस्लिम लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था। वो सदैव डायरी रखते थे। ठीक है, कौन सा सही नहीं? तो डायरी रखते थे, गलत है। ठीक है, बकवास क्वेश्चन। बाकी असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया, लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता की थी, और टू नेशन थ्योरी के सपोर्टर थे, जन्मदाता थे। ठीक है, अब चलेंगे आगे, चलेंगे कौन सा प्रश्न वो भी जरा देखते हैं। तो प्रश्न जो है आपका ये रहा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रपट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पे तैयार करवाई? इसको बोलते हैं पीरपुर रिपोर्ट था। ठीक है, पीरपुर रिपोर्ट था, ध्यान में रखेंगे। गलत लिखिए, नहीं कराई गई थी। नहीं कराई गई थी। अच्छा, ठीक है, अच्छा, ठीक है। पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट तो दोनों तो था। ठीक है, ध्यान रखें, पीरपुर रिपोर्ट भी था, शरीफ रिपोर्ट भी था, और शर मोहम्मद शादुल्ला रिपोर्ट भी था। मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रपट ये नहीं था। ठीक है, पीरपुर रपट, शरीफ रिपोर्ट और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रपट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के काल में अपराधों के संबंध में। अरे ये भी तो सही है ना, ये भी सही, ये भी सही, ये गलत है ना आपका। ठीक है, ये तीनों की बात करेंगे। कांग्रेस सरकार के काल में अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार करवाई गई थी, जबकि सर मोहम्मद सदुल्ला रिपोर्ट मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी। लीग ने आरंभ में ही अंग्रेजों का समर्थन करने और कांग्रेस का विरोध करने की नीति को अपनाया था। मोहम्मद इकबाल ने कहा था नेहरू एक राष्ट्रपति, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ठीक है, किसने? मोहम्मद इकबाल ने कहा था। एक चीज नहीं, मोहम्मद इकबाल का स्टेटमेंट नहीं है भाई, ये स्टेटमेंट तो किसका है?
नेहरू एक राष्ट्रवादी, जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। राजेंद्र बाबू का सर स्टेटमेंट है। नायडू का था। किसका था? नायडू। सरोजिनी नायडू का नहीं था। सरोजिनी नायडू ने जिन्ना और ठीक है किसको दो भक्त बताया था? महात्मा गांधी। हाँ, दो मतलब दो राष्ट्रवाद भक्त बताया था। ठीक है, स्टेटमेंट ये मोहम्मद इकबाल ने भले ही कहा होगा, लेकिन सारी एक बार चेक कीजिएगा, नेहरू एक राष्ट्रवादी जो कि जिन्ना एक राजनीति, राजेंद्र बाबू का नहीं है क्या? तो ये देखिए, तीन जो लीग, जो कांग्रेस की सरकार जो ये 8 राज्यों में बनी थी, किसका है? या तो राजेंद्र प्रसाद। हाँ, राजेंद्र बाबू का है ना, वही मैं कह रहा था, राजेंद्र बाबू का स्टेटमेंट है। ठीक है, ध्यान रखें, 8 राज्यों में जो सरकार जो बनी थी कांग्रेस के, तो मुस्लिम लीग का आरोप था से वहां पे भाई साहब कांग्रेस की जिस राज्य में सरकार बनी है, ठीक है, मुसलमानों के साथ बड़ा ज्यादती किया गया। ठीक है, तो इसी को लेकर पिरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रिपोर्ट आई थी। ठीक है, हालांकि सब में झूठा झूठा बात था, सारा झूठ का पुलिंदा गढ़ रखा था इस रिपोर्ट में। पिरपुर रिपोर्ट 1938 में किसने प्रस्तुत की? तो मुस्लिम लीग ने। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? ठीक है, डिवाइड एंड रूल की नारा की बात करेंगे, डिवाइड एंड क्विट। ठीक है, बांटो और छोड़ो। ठीक है, कराची अधिवेशन 1943 में। ठीक है, पढ़ देता हूं उसको। मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन 1943 का प्रस्ताव पास करके बांटो और छोड़ो का नारा दिया। अप्रैल 1983 में लीग के अध्यक्षीय भाषण में खुद जिन्ना ने खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए जंगी पठानों का नामर्द बनाने तथा उन्हें हिंदू प्रभाव फैलाने का इंचार्ज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये जो थे क्या नाम, खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे कांग्रेस के समर्थक थे, गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे। तो जिन्ना ने उन्हें ठीक है बोला था जंगी पठानों को नामर्द बनाना तथा उन्हें हिंदू प्रभाव फैलाने का इंचार्ज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। सिंध के एक मुस्लिम नेता ठीक है एम.एच. गशनपर ने मार्च 1943 में कराची लीग के सभा में कहा था, अगर हिंदू कायदे से पेश नहीं है तो उन्हें उसी तरह से खत्म करना होगा जैसे जर्मनी में यहूदियों को किया गया। मतलब इस तरह के विवादित भाषण ये लोग देते थे। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो थे कल के क्लास में देखेंगे हम लोग। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन भी कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कल के क्लास में इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो कल की क्लास भी ज्वाइन किया कीजिए। ठीक है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही दिन में आपका क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग